अध्याय 25 विभाजन के साथ स्वतंत्रता। इटली का 20 फरवरी 1947 का वक्तव्य। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली ने चारों ओर की परेशानी को भांपते हुए 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़ने के ब्रिटिश इरादे की घोषणा की। इटली के बयान के मुख्य बिंदु स्थानांतरण के लिए 30 जून 1948 की समय सीमा तय की गई थी। सत्ता की, भले ही भारतीय राजनेता इससे सहमत न हो। संविधान पर समय। यदि संविधान सभा पूरी तरह से प्रतिनिधि नहीं होती, अर्थात यदि मुस्लिम बहुल प्रांत शामिल नहीं होते, तो ब्रिटिश या तो किसी न किसी रूप में केंद्र सरकार या कुछ क्षेत्रों में मौजूदा प्रांतीय सरकारों को सत्ता छोड़ देंगे। रियासतों की तुलना में ब्रिटिश शक्तियां और दायित्व सत्ता के हस्तांतरण के साथ समाप्त हो जाएंगे, लेकिन इन्हें ब्रिटिश भारत में किसी भी उत्तराधिकारी सरकार को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। माउंटबेटन वायसराय के रूप में विवल की जगह लेंगे। बयान में विभाजन के स्पष्ट संकेत थे और यहाँ तक कई राज्यों में देश का बाल्कनाइजेशन और संक्षेप में क्रिप्स ऑफर का उलट था। सरकार ने निकासी के लिए क्यों तय की तारीख। सरकार को उम्मीद थी कि एक तय तारीख चौंकाने वाली होगी। मुख्य प्रश्न पर एक समझौते में पार्टियां। सरकार विकासशील संवैधानिक संकट को टालने की इच्छुक थी। सरकार को उम्मीद थी कि वह भारतीयों को ब्रिटिश ईमानदारी के बारे में बताएगी। वेवल के आकलन की सच्चाई को अब नकारा नहीं जा सकता कि सरकार के अधिकार में अपरिवर्तनीय गिरावट आई है। कांग्रेस स्टैंड। एक से अधिक केंद्रों को सत्ता के हस्तांतरण का प्रावधान कांग्रेस को स्वीकार्य था, क्योंकि इसका मतलब था कि मौजूदा विधानसभा आगे बढ़ सकती है और इसके प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों के लिए एक संविधान तैयार कर सकती है, और इसने मौजूदा गतिरोध से बाहर निकलने का रास्ता पेश किया। लेकिन समझौते की भ्रामक उम्मीदें जल्द ही चकनाचूर हो गईं, क्योंकि यह बयान अंतिम तस्लीम के लिए एक प्रस्तावना साबित हुआ। लीग ने पंजाब में गठबंधन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, क्योंकि वह इस बयान से उत्साहित महसूस कर रही थी। स्वतंत्रता और विभाजन। सांप्रदायिक दंगों और कांग्रेस लीग गठबंधन की अव्यवहारिकता ने 1947 की शुरुआत में विभाजन के अब तक के अकल्पनीय विचार को स्वीकार करने के संदर्भ में सोचने के लिए मजबूर किया। सबसे जोरदार मांग अब बंगाल और पंजाब में हिंदू और सिख सांप्रदायिक समूहों की ओर से आई, जो अनिवार्य समूहीकरण की संभावना से चिंतित थे जो उन्हें पाकिस्तान में मिल सकता है। बंगाल में हिंदू महासभा पश्चिम बंगाल में एक अलग हिंदू प्रांत की व्यवहार्यता का आकलन कर रही थी। 10 मार्च 1947 को नेहरू ने कहा कि कैबिनेट मिशन सबसे अच्छा समाधान है अगर इसे किया जाए। एकमात्र वास्तविक विकल्प पंजाब और बंगाल का विभाजन था। अप्रैल 1947 में कांग्रेस अध्यक्ष कृपलानी ने वायसराय को सूचित किया, लड़ाई के बजाय हम उन्हें उनका पाकिस्तान होने देंगे, बशर्ते आप बंगाल और पंजाब को निष्पक्ष तरीके से विभाजित करने की अनुमति दें। वायसराय माउंटबेटन के रूप में माउंटबेटन अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में निर्णय लेने में अधिक दृढ़ और तेज साबित हुए, क्योंकि उन्हें अनौपचारिक रूप से मौके पर चीजों को तय करने के लिए अधिक अधिकार दिए गए थे। उन्हें जल्द से जल्द पद छोड़ने के ब्रिटिश सरकार के दृढ़ निर्णय का भी लाभ मिला। उनका कार्य अक्टूबर 1947 तक एकता और विभाजन के विकल्पों का पता लगाना और फिर सत्ता के हस्तांतरण के रूप में ब्रिटिश सरकार को सलाह देना था। लेकिन उन्हें जल्द ही पता चल गया कि उभरने वाले परिदृश्य की व्यापक रूपरेखा उनके भारत आने से पहले ही समझ में आ गई थी। कैबिनेट मिशन योजना एक मरा हुआ घोड़ा था, और जिन्ना एक संप्रभु राज्य से कम किसी भी चीज के लिए समझौता नहीं करने के बारे में जिद्दी थे। लेकिन एकता के एक गंभीर प्रयास में उन ताकतों का समर्थन करना शामिल होगा जो एक एकीकृत भारत चाहते थे और इसका विरोध करने वालों का मुकाबला करना चाहते थे। माउंटबेटन ने दोनों पक्षों को लुभाना पसंद किया।
माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। माउंटबेटन के भारत आने से पहले से ही विभाजन के साथ स्वतंत्रता का फॉर्मूला व्यापक रूप से स्वीकार किया जाने लगा था। एक प्रमुख नवाचार वास्तव में वीपी मेनन द्वारा सुझाया गया डोमिनियन स्टेटस अलगाव के अधिकार के साथ के आधार पर सत्ता का तत्काल हस्तांतरण था। इस प्रकार एक नए राजनीतिक ढांचे पर संविधान सभा में एक समझौते की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता को समाप्त करना। मुख्य केंद्र योजना के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार थे। पंजाब और बंगाल विधानसभा विभाजन के लिए मतदान करने के लिए दो समूहों हिंदुओं और मुसलमानों में मिलेंगे। यदि किसी भी समूह के साधारण बहुमत ने विभाजन के लिए मतदान किया तो इन प्रांतों का विभाजन हो जाएगा। बंटवारे की स्थिति में दो अधिराज्य और दो क्षेत्र जॉइंट असेंबलियों का निर्माण किया जाएगा। सिंध अपना फैसला खुद लेगा। एनडब्ल्यूएफपी और बंगाल के सिलहट जिले में जनमत संग्रह इन क्षेत्रों के भाग्य का फैसला करेगा। राय हालांकि इस दावे का कोई आधार नहीं है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन सीधे स्वतंत्रता की ओर ले गया। भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने से लगभग 14 साल पहले गांधी के अभियान का अंत हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने सशस्त्र विद्रोह द्वारा देश को मुक्त करने के लिए युद्ध सामग्री के रूप में जर्मन मदद का लाभ उठाने की मांग की। लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष बोस ने उसी पद्धति का पालन किया और आईएनए का निर्माण किया। शानदार योजना और प्रारंभिक सफलता के बावजूद सुभाष बोस के हिंसक अभियान विफल रहे। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई भी ब्रिटेन के खिलाफ लड़ी जा रही थी, हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से यूरोप में हिटलर और एशिया में जापान द्वारा। इनमें से किसी को भी प्रत्यक्ष सफलता नहीं मिली, लेकिन कुछ इस बात से इनकार करेंगे कि यह तीनों का संचयी प्रभाव था जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। विशेष रूप से आईएनए परीक्षण द्वारा किए गए खुलासे और भारत में इसकी प्रतिक्रिया ने अंग्रेजों के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जो पहले से ही युद्ध से थक चुके थे, कि वे अब अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए सिपाहियों की वफादारी पर निर्भर नहीं रह सकते थे। इंडिया भारत छोड़ने के उनके अंतिम निर्णय पर शायद इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। आरसी मासूम चूंकि कांग्रेस ने एक एकीकृत भारत को स्वीकार कर लिया था, उनके अन्य सभी बिंदुओं को पूरा किया जाएगा, अर्थात देशी रियासतों की स्वतंत्रता से इनकार वे भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएगा। बंगाल की स्वतंत्रता से इनकार। हैदराबाद के पाकिस्तान में विलय से इनकार किया गया। इस पर माउंटबेटन ने कांग्रेस का समर्थन किया। 15 अगस्त 1947 को आने की स्वतंत्रता और यदि विभाजन किया जाना था तो एक सीमा आयोग का गठन किया जाना था। इस प्रकार ली की मांग को इस हद तक मान लिया गया कि पाकिस्तान बनाया जाएगा और पाकिस्तान को जितना संभव हो उतना छोटा बनाने के लिए एकता पर कांग्रेस की स्थिति को ध्यान में रखा गया था। माउंटबेटन का सूत्र भारत को बांटना लेकिन अधिकतम एकता बनाए रखना था। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस क्यों स्वीकार किया? कांग्रेस लाहौर कांग्रेस 1929 की भावना के खिलाफ होने के बावजूद डोमिनियन स्टेटस स्वीकार करने को तैयार थी, क्योंकि यह सत्ता के शांतिपूर्ण और त्वरित हस्तांतरण को सुनिश्चित करेगा। कांग्रेस के लिए यह मान लेना अधिक महत्वपूर्ण था। विस्फोटक स्थिति की जांच करने का अधिकार तथा यह कुछ बहुत जरूरी निरंतरता के लिए अनुमति देगा। नौकरशाही और सेना। ब्रिटेन के लिए प्रभुत्व की स्थिति ने भारत को राष्ट्रमंडल में रखने का मौका दिया, भले ही अस्थायी रूप से। आर्थिक ताकत, रक्षा क्षमता और भारत में व्यापार और निवेश के अधिक मूल्य को देखते हुए प्रारंभिक तिथि के लिए तर्क 15 अगस्त 1947 ब्रिटेन अधिराज्य की स्थिति के लिए कांग्रेस के समझौते को सुरक्षित करना चाहता था। साथ ही
ब्रिटिश सांप्रदायिक स्थिति के लिए जिम्मेदारी से बच सकते थे। बिना किसी देरी के योजना को लागू कर दिया गया। बंगाल और पंजाब की विधानसभाओं ने इन दो प्रांतों के विभाजन के पक्ष में फैसला किया। इस प्रकार पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में शामिल हो गए। पश्चिम बंगाल और पूर्वी पंजाब भारतीय संघ के साथ रहे। सिलहट में जनमत संग्रह के परिणामस्वरूप उस जिले को पूर्वी बंगाल में शामिल कर लिया गया। दो सीमा आयोग प्रत्येक प्रांत के संबंध में नए प्रांतों की सीमाओं का सीमांकन करने के लिए गठित किए गए थे। NWFP में जनमत संग्रह ने पाकिस्तान के पक्ष में फैसला किया। प्रांतीय कांग्रेस ने जनमत संग्रह से परहेज किया। बलूचिस्तान और सिंध ने पाकिस्तान के साथ अपना दांव खेला। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 5 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो माउंटबेटन योजना पर आधारित था और अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति मिली। अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया था। इस अधिनियम में 15 अगस्त 1947 से भारत और पाकिस्तान के दो स्वतंत्र उपनिवेशों के निर्माण का प्रावधान था। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होना था जो अधिनियम के प्रभावी संचालन के लिए जिम्मेदार हो। प्रत्येक नए डोमिनियन की संविधान सभा को उस डोमिनियन की विधायिका की शक्तियों का प्रयोग करना था और मौजूदा केंद्रीय विधानसभा और राज्यों की परिषद को स्वचालित रूप से भंग कर दिया जाना था। के लिए बाल्कन योजना 1947 के मार्च और मई के बीच माउंटबेटन ने फैसला किया कि कैबिनेट मिशन योजना अस्थिर हो गई है और एक वैकल्पिक योजना तैयार की है। इस योजना में अलग अलग प्रांतों या एक परिसंघ को, यदि स्थानांतरण से पहले गठित किया गया था, को सत्ता के हस्तांतरण की परिकल्पना की गई थी। पंजाब और बंगाल ने अपने प्रांतों के विभाजन के लिए मतदान करने का विकल्प दिया था। इस प्रकार रियासतों के साथ गठित विभिन्न इकाइयों सर्वोच्चता की समाप्ति से स्वतंत्र हो गई के पास भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या अलग रहने का विकल्प होगा। नेहरू द्वारा इस पर हिंसक प्रतिक्रिया करने के बाद योजना को तुरंत छोड़ दिया गया था। संक्रमणकालीन अवधि यानी जब तक प्रत्येक अधिराज्य द्वारा एक नया संविधान नहीं अपनाया जाता, तब तक दोनों अधिराज्यों की सरकारों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाना था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्र हुआ, जबकि भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। M.A. जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। हालांकि भारत ने लॉर्ड माउंटबेटन से भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बने रहने का अनुरोध करने का निर्णय लिया। जल्दी निकासी की समस्या माउंटबेटन के तहत घटनाओं की खतरनाक गति का कारण बना। विभाजन के विवरण और पूरी तरह से व्यवस्थित करने में विसंगतियां। पंजाब नरसंहार को रोकने में विफल रहा, क्योंकि ऐसी कोई संक्रमणकालीन संस्थागत संरचना नहीं थी जिसके भीतर विभाजन की समस्याओं से निपटा जा सके। माउंटबेटन को आम गवर्नर बनने की उम्मीद थी। भारत और पाकिस्तान के जनरल इस प्रकार आवश्यक लिंक प्रदान करते थे, लेकिन जिन्ना पाकिस्तान में अपने लिए स्थिति चाहते थे। सीमा आयोग पुरस्कार रेडक्लिफ के तहत की घोषणा में देरी हुई। हालांकि यह पुरस्कार 12 अगस्त 1947 तक तैयार हो गया था, लेकिन माउंटबेटन ने 15 अगस्त के बाद इसे सार्वजनिक करने का फैसला किया ताकि अंग्रेज गड़बड़ी की सभी जिम्मेदारी से बच सकें। राज्यों का एकीकरण 1946-47 के दौरान राजनीतिक अधिकारों और ऐच्छिक अधिकारों की मांग करते हुए राज्य जन आंदोलन का एक नया उभार हुआ। संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नेहरू ने उदयपुर 1945 और ग्वालियर अप्रैल 1947 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन सत्रों की अध्यक्षता की।
उन्होंने घोषणा की कि संविधान सभा में शामिल होने से इनकार करने वाले राज्यों को शत्रुतापूर्ण माना जाएगा। जुलाई 1947 में वल्लभभाई पटेल ने नए राज्य विभाग का कार्यभार संभाला। पटेल के अधीन भारतीय राज्यों का समावेश 2 चरणों में हुआ, जिसमें दोनों में बड़े पैमाने पर दबाव और बड़े पैमाने पर दबाव का एक कुशल संयोजन था। चरण 1 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ को छोड़कर सभी राज्यों ने भारत सरकार के साथ विलय के एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें रक्षा, विदेश मामलों और संचार पर केंद्रीय अधिकार को स्वीकार किया गया था। राजकुमारों ने इस पर काफी आसानी से सहमति व्यक्त की क्योंकि वे केवल वही समर्पण कर रहे थे जो उनके पास कभी नहीं था। ये 3 कार्य ब्रिटिश सर्वोच्चता का हिस्सा थे और आंतरिक राजनीतिक संरचना में कोई बदलाव नहीं आया था। चरण 2 दूसरे चरण में राज्यों के पड़ोसी प्रांतों के साथ या काठियावाड़ संघ, विंध्य और मध्य प्रदेश, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में आंतरिक संवैधानिक परिवर्तनों के साथ राज्यों के एकीकरण की एक और अधिक कठिन प्रक्रिया शामिल थी, जो कुछ वर्षों के लिए ने अपनी पुरानी सीमाओं हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कोचीन को बरकरार रखा। यह चरण 1 साल के भीतर पूरा किया गया। मुख्य चारा एक उदार प्रीविपस था, जबकि कुछ राजकुमारों को स्वतंत्र भारत में राज्यपाल और राजप्रमुख बनाया गया था। आजादी के बाद देश का यह तेजी से राजनीतिक एकीकरण पटेल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। विभाजन की अनिवार्यता। कांग्रेस ने क्यों स्वीकार किया बंटवारा? राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम जनता को आकर्षित करने में दीर्घकालिक विफलता के कारण कांग्रेस केवल अपरिहार्य को स्वीकार कर रही थी। विभाजन कांग्रेस के नेतृत्व वाले साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन की सफलता असफलता के द्वंद्व को दर्शाता है। कांग्रेस के 2 कार्य थे: विविधता की संरचना करना, वर्गों, समुदायों, समूहों और क्षेत्रों को एक राष्ट्र में बदलना, और इस राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता हासिल करना। जबकि कांग्रेस अंग्रेजों पर भारत छोड़ने के लिए पर्याप्त राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करने में सफल रही, लेकिन वह राष्ट्र को जोड़ने का कार्य पूरा करने में विफल रही, विशेष रूप से मुसलमानों को राष्ट्र में एकीकृत करने में। केवल सत्ता का तत्काल हस्तांतरण ही प्रत्यक्ष कार्रवाई और सांप्रदायिक हिंसा के प्रसार को रोक सकता है। विचारों। अंग्रेज न तो हिंदुओं के दुश्मन थे और न ही मुसलमानों के दोस्त। उन्होंने पाकिस्तान को मुसलमानों के प्रति मित्रता के संकेत के रूप में नहीं, बल्कि अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों की मजबूरी के तहत स्थापित किया। वाली खान। यह इतना अधिक नहीं था कि ब्रिटेन ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक रूप से हताश देश में चरणों द्वारा सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से विभाजनकारी थी। R.J. मूर। सच तो यह है कि हम थके हुए आदमी थे और हम वर्षों में भी आगे बढ़ रहे थे। हम में से कुछ लोग फिर से जेल जाने की संभावना को बर्दाश्त कर सकते थे, और अगर हम एक अखंड भारत के लिए खड़े थे जैसा हम चाहते थे, तो जेल स्पष्ट रूप से हमारा इंतजार कर रहा था। हमने पंजाब में आग को जलते देखा और हर दिन हत्याओं के बारे में सुना। के लिए योजना। विभाजन ने एक रास्ता निकाला और हमने इसे ले लिया। जवाहरलाल नेहरू। मुझे लगा कि अगर हम विभाजन को स्वीकार नहीं करते हैं, तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा और पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। 1 वर्ष के कार्यालय के मेरे अनुभव ने मुझे आश्वस्त किया कि जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं वह हमें आपदा की ओर ले जाएगा। हमारे पास एक पाकिस्तान नहीं बल्कि कई होते। हमारे पास पाकिस्तानी सेल होते हर कार्यालय में। सरदार पटेल। कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी विभाजन को स्वीकार कर लिया था। वास्तविक स्थिति हालांकि पूरी तरह से अलग थी। स्वीकृति केवल कांग्रेस के AICC के प्रस्ताव और मुस्लिम लीग के रजिस्टर में थी।
भारत के लोगों ने स्वतंत्र और खुले दिमाग से विभाजन को स्वीकार नहीं किया था। कुछ ने इसे केवल क्रोध और आक्रोश से स्वीकार किया था और दूसरों ने निराशा की भावना से। मौलाना आजाद। अंतरिम सरकार के आभासी पतन ने भी पाकिस्तान की धारणा को अपरिहार्य बना दिया। विभाजन की योजना ने रियासतों के लिए स्वतंत्रता को खारिज कर दिया, जो कि एक बड़ा खतरा हो सकता था। भारतीय एकता के रूप में इसका अर्थ होगा का बाल्कनीकरण। देश। विभाजन को स्वीकार करना एक अलग मुस्लिम राज्य की लीग की पैरवी करने के लिए चरण दर चरण रियायतों की प्रक्रिया का केवल एक अंतिम कार्य था। क्रिप्स मिशन 1942 के दौरान मुसलमानों की स्वायत्ता बहुसंख्यक प्रांतों को स्वीकार किया गया। गांधी जिन्ना वार्ता 1944 के दौरान गांधी ने मुस्लिम बहुल प्रांतों के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकार किया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के बाद कांग्रेस ने मुस्लिम बहुल प्रांतों द्वारा एक अलग संविधान सभा की स्थापना की संभावना को स्वीकार कर लिया। बाद में कांग्रेस ने बिना किसी आपत्ति के स्वीकार किया कि समूह बनाना अनिवार्य था। दिसंबर 1946। पाकिस्तान का आधिकारिक संदर्भ मार्च 1947 में आया, जब CWC के प्रस्ताव में कहा गया कि पंजाब और निहितार्थ से अगर देश का बंटवारा हुआ तो बंगाल का बंटवारा होना चाहिए। 3 जून की योजना के साथ कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया। संविधान सभा की संप्रभुता का जोर शोर से दावा करते हुए कांग्रेस ने चुपचाप अनिवार्य समूहन को स्वीकार कर लिया और सबसे अधिक विभाजन को स्वीकार किया, क्योंकि वह सांप्रदायिक दंगों को रोक नहीं सका। फिर भी बहुत इच्छाधारी सोच थी और कांग्रेस द्वारा सांप्रदायिक भावना की गतिशीलता की सराहना की कमी थी, विशेष रूप से नेहरू में, जिन्होंने कई बार कहा था कि एक बार अंग्रेजों के चले जाने के बाद हिंदू मुस्लिम मतभेद खत्म हो जाएंगे, समझौता किया जाएगा और एक स्वतंत्र अखंड भारत का निर्माण किया जाएगा। विभाजन केवल अस्थायी है, विभाजन शांतिपूर्ण होगा। एक बार पाकिस्तान को स्वीकार कर लिया गया तो लड़ने के लिए क्या था? राय। मैंने अकेले अपने सचिव और अपने टाइपराइटर की मदद से मुसलमानों के लिए पाकिस्तान जीता। M.A. जिन्ना। 1920 और 1930 के दशक की सांप्रदायिकता 1940 के दशक से अलग थी। अब यह एक मुखर मुस्लिम राष्ट्र के लिए एक चौतरफा प्रयास था। कांग्रेस नेतृत्व ने इस प्रकार की सांप्रदायिकता की क्षमता को कम करके आंका। गांधी की लाचारी। गांधी ने खुद को असहाय महसूस किया क्योंकि लोगों का सांप्रदायिकरण हो चुका था। उनके पास विभाजन को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि लोग इसे चाहते थे। सांप्रदायिकता से लड़ने के लिए एक आंदोलन कैसे हो सकता है जिसमें सांप्रदायिक लोग शामिल हों? हालांकि उन्होंने कांग्रेसियों से कहा कि वे इसे अपने दिल में स्वीकार न करें। सारांश। इटली का वक्तव्य 20 फरवरी 1947। 30 जून 1948 को सत्ता के हस्तांतरण की समय सीमा के रूप में सत्ता एक केंद्र या कुछ क्षेत्रों में मौजूदा प्रांतीय सरकारों को हस्तांतरित की जा सकती है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। पंजाब और बंगाल विधानसभा विभाजन पर फैसला लेगी। सिंध अपना फैसला खुद लेगा। NWFP और सिलहट जिले में होगा जनमत संग्रह। बंटवारे के लिए 2 डोमिनियन बनना है के साथ 2 संविधान सभाएं। 15 अगस्त 1947 को दी जाने वाली स्वतंत्रता। 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को शाही स्वीकृति मिली और इसे 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया। विभाजन को अपरिहार्य क्यों देखा गया?